Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we will be continuing with NMR spectroscopy और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या चीजें कवर कर ली हैं NMR में, तो उससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास न्यूक्लियाइज हैं और जैसे ही उस न्यूक्लियाई को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी स्पिन स्टेट्स डिवाइड हो जाती हैं एंड सम स्पिन्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड सम आर अलाइंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसी बेसिस पर हमने इनको अल्फा और बीटा में डिफाइन किया था। I इक्वल 1/2 के लिए दिस वाज अल्फा स्पिन स्टेट लो एनर्जी स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देंगे। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देंगे तो क्या होगा, जो हमारी अल्फा स्पिन्स हैं वो बीटा स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब फ्लिपिंग ऑफ स्पिन विल टेक प्लेस। ठीक है, फ्लिपिंग ऑफ स्पिन विल टेक प्लेस और जो ये फ्लिपिंग ऑफ स्पिन हुई है बेसिकली दिस इज एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन विल बी अटेन्ड बैक। तो ये अभी तक हमने एक समरी देखी है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कैसे होता है। ठीक है, अब इसी बेसिस पर कि मतलब ये एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद इमिशन हुआ, इसी बेसिस पर हम ये भी देख चुके हैं कि हमारा जो एनएमआर है वो दो तरीके का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिजाइन किए गए हैं। जैसे एक है CW NMR, कंटिन्यूअस वेव NMR। ये वो NMR है जो बेसिकली NMR के डेवलपमेंट के टाइम पे यूज हुआ है और जो अभी मॉडर्न डेज में यूज हो रहा है दैट इज FT NMR। ठीक है, और अभी तक हमने क्या क्या देखा है कि जब हम कंटिन्यूअस वेव NMR की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस वेव NMR में हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसमें हम एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे और अपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को स्लोली स्वीप करेंगे। वी विल बी स्लोली स्वीपिंग द फुल रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेव एनएमआर में हम एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे और मैग्नेटिक फील्ड की रेंज को स्वीप करेंगे ओवर द मॉलिक्यूल। तो होगा क्या, जितने भी उसमें अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, वो भी हमने बात की थी कि अलग अलग टाइप के क्यों प्रेजेंट हैं, बिकॉज सबका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। अगर केमिकल एनवायरनमेंट सबका अलग ना होता तो फिर तो सब एक ही पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते अगर नेकेड प्रोटॉन होता, बट द प्रोटॉन इज नॉट नेकेड, it has electron density around it which produces a local magnetic field, जिसकी वजह से जो हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, बिकॉज द लोकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियाई इज अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेव एनएमआर में फिक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, फुल मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारी रेंज है उस पर हमने स्वीप किया। तो इस टेक्निक में बेसिकली इट इज टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रा, और जो हमारी सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगी वो कम होगी CW NMR के केस में। और इसीलिए जब हम CW NMR रिकॉर्ड करते हैं तो हमको कंसंट्रेटेड सैंपल चाहिएगा या फिर नीट सैंपल भी आप बोल सकते हैं, मतलब वी विल रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल व्हाइल रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअस वेव एनएमआर। मतलब आप ये देखिए, ये अभी तक हम देख चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी तक हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन इमिशन, उसके बेसिस पर ये एनएमआर टेक्निक्स मैंने थोड़ी बहुत टच अप ऑन करी हैं। और एफटी एनएमआर में हम क्या करते हैं, एफटी एनएमआर में हम ये नहीं करते। एफटी एनएमआर में हम क्या करते हैं, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रखते हैं। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड इसमें आपने फिक्स कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट एंड इंटेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स यूज करते हैं। और जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होती है, इट हैज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। रेंज ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज यू कैन से, मतलब CWNMR में आपने एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक ही रेडियो वेवलेंथ दी थी, और आपने मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज थी उसमें स्वीप किया था। बट यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स करने के बाद जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन्स है वो बढ़ गई, और उसके बाद आपने एक शॉर्ट एंड इंटेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दी, जिसके अंदर रेंज ऑफ वेवलेंथ थी। रेंज ऑफ वेवलेंथ होने का मतलब क्या है कि जितने भी तरीके के प्रोटॉन्स, मतलब आपके जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर 3 या 4 तरीके के सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जिनकी अलग अलग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं एज पर द केमिकल एनवायरनमेंट, तो वो सब एक साथ आपके एक्साइट हो जाएंगे। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, और इस इंस्टेंटेनियस एब्जॉर्प्शन होने के बाद दे विल बी रिलैक्सिंग बैक, एंड एज दे विल बी रिलैक्सिंग बैक, वही बेसिकली क्या है, आपकी इमिशन वाली प्रोसेस है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम इमिशन इंटेंसिटी को टाइम के अगेंस्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, FID। ठीक है, तो यहां पे सारे प्रोटॉन्स आपके एक साथ एक्साइट हो गए, एंड नाउ दे आर रिलैक्सिंग बैक, तो उन सब का FID हम रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड FID सीक्वेंस, मतलब आपके जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितने ज्यादा तरीके के प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे एक पर्टिकुलर कंपाउंड आपके सैंपल के अंदर, तो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड आपको एक FID सीक्वेंस मिलेगा। और ये जो FID सीक्वेंस भी आपको मिलेगा, दिस विल बी इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। तो बेसिकली हम इसको ऐसा समझ भी नहीं सकते, तो इसीलिए फिर हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और वो ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो सिंपल मिलता है, जिसमें इट इज इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम आराम से अपना सिग्नल की पोजीशन देख सकते हैं और आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज FTNMR। मैंने आपको FTNMR का इतना डिटेल में नहीं बताया है कि एक्चुअली हमने यहाँ पे किया क्या है, मतलब जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स हमने अप्लाई की है ये कैसे की है। जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने अपने सैंपल को प्लेस किया है तो उस समय सैंपल कैसे बिहेव कर रहा है, वो जैसे बिहेव करता है, फिर हम एक पर्टिकुलर एंगल पे रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देते हैं, फिर जब रिलैक्सेशन होता है तो उस रिलैक्सेशन को भी हम एक्चुअली डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, अभी मुझे लगता नहीं है कि हमको इतना डिटेल में उसको पढ़ने की जरूरत है। बट एक्चुअली में जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स अप्लाई करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके बाद इमिशन जो हो रहा है, जिसको हम FID बोल रहे हैं, फ्री इंडक्शन डीके, तो उसमें 2 तरीके के रिलैक्सेशन होते हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन और स्पिन रिलैक्सेशन, मतलब उनको लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन बोलते हैं। उसके बेसिस पे आपके T1 T2 2 रिलैक्सेशन टाइम्स होते हैं, जो आपको बेसिकली ये वाला स्पेक्ट्रा मिलता है। और फिर उन स्पेक्ट्रास को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो तब हमको हमारा आज का मॉडर्न डे NMR जो हमको जनरली बुक्स में देखने मिलता है वो मिलता है। तो ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। NMR में हम ये देख चुके हैं कि कैसे हम NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, और NMR स्पेक्ट्रा यूजफुल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। अगर केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट ना होता तो NMR का कोई भी यूज नहीं था, क्योंकि सारी की सारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज फिर एक ही होती। लेकिन केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होना वाज अ बून फॉर अस, इसीलिए हमको इतनी सारी जानकारी मिल पाती है। ठीक है, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट बता देता हूं, जो हम NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कैसा होता है। तो NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में
आपका जो सबसे ज्यादा मेन चीज होगी वो पहले होगी मैग्नेट। ठीक है, तो सपोज आपकी ये मैग्नेट है, जनरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, तो मैग्नेट हो गया। फिर आपने मैग्नेट में सैंपल को प्लेस किया। अब जो ये सैंपल को प्लेस करते हैं, ऐसे नहीं है कि बस सैंपल को सीधा प्लेस कर दिया। सैंपल अच्छा प्लेस कहीं में करते हैं, सैंपल एक लॉन्ग काफी ऐसी ग्लास की एक टेस्ट ट्यूब टाइप होती है और काफी लॉन्ग होती है, मतलब जो उसकी डायमीटर है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द जो हम नॉर्मल टेस्ट ट्यूब्स लैब में यूज करते हैं। बहुत ही थिन ग्लास ट्यूब होती है, वो एनएमआर का सैंपलिंग कंटेनर है। इसमें हम अपना सैंपल फिल करते हैं और दिस सैंपल इज स्पन कंटिन्यूअसली विद स्ट्रीम ऑफ एयर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सैंपल को बस ऐसे स्टिल पुट कर दिया। जहां पे हम सैंपल एनएमआर मशीन में पुट करते हैं वहां पे ये कंटिन्यूअसली ऐसे अपनी एक्सिस पे, जो इसकी लंबे वाली एक्सिस है ना, इस लंबे वाली एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रीम ऑफ एयर होती है जो इसको ऐसे घुमाती है। और इसका रीजन क्या है, ताकि आपका सैंपल जो है वो होमोजेनाइज रहे, मतलब आपको जो स्पेक्ट्रा है वो बेटर मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। वैसे तो जो आपका सैंपल हम जनरली एनएमआर में यूज करते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही होता है। एनएमआर सैंपल कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, मतलब आपका सैंपल सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ऐसा भी एनएमआर हम रिकॉर्ड करते हैं। बट सॉलिड फॉर्म वाला जो होता है वो और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेजरली जो आपको देखने मिलेगा, जो हम एनएमआर रिकॉर्ड करते हैं उसमें जो हमारा सॉल्यूशन, मतलब जो सैंपल रहता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहता है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। आप देखिए मैं नई नई टर्म्स यहाँ पे यूज करने लग रहा हूँ। सॉल्वेंट नहीं, मतलब अभी हमारे डिस्कशन के तहत नहीं, वैसे तो सॉल्वेंट एक बहुत ही फेमिलियर टर्म है, बट इन सब चीजों के महत्व हैं। इन सब चीजों को हमें आगे देखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने रैंडमली कोई भी सॉल्वेंट उठा के ले लिया। एनएमआर रिकॉर्ड करते वक्त इन सब चीजों का भी हमको देखना है कि क्या सॉल्वेंट लेना है, कैसे क्या करना है। तो वो चीजें अभी हम धीरे धीरे आने लग रहे हैं उन सब चीजों पे। तो आपने सैंपल मैग्नेट थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, उसमें आपने सैंपल रखा। सैंपल आपका स्टिल फॉर्म में नहीं है, वो आपका कंटिन्यूअसली स्पन हो रहा है। और फिर जैसे ही आपने सैंपल को रखा मैग्नेट की प्रेजेंस में, और ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, सॉलिड फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म वाली। फिर उसके बाद इसमें वही रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, क्योंकि अभी जो मैं ये बात कर रहा हूं ये एफटीएनएमआर जो हम आजकल यूज करते हैं, ये हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स यूज करेंगे। और जैसे ही आप रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दोगे तो उसके बाद आपका एंड में एक रखा होगा रेडियो रिसीवर। ठीक है, ये रेडियो रिसीवर आपका जो सैंपल से क्रॉस होने के बाद अब आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स जो मिली है ये उसको रिसीव करेगा। और फिर उसके बाद जो मॉनिटर या फिर आपका जो पीसी है उसमें बेसिकली ऑलरेडी सॉफ्टवेयर रहता है जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला करता है, और आपको एक फाइनल स्पेक्ट्रा मिल जाता है जिसको हम देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग रहता है जनरली एनएमआर का। एक चीज और, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहाँ पे आपका एक सेंसिटिव कंट्रोलर भी रहता है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट तो रख दी, अब उसके बाद आपको कंट्रोल भी तो करना है ना कि उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है कि वो आपका वेरी कर रहा है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं जो हमारा एनर्जी गैप डेल्टा ई जो हमारा क्रिएट हो रहा है न्यूक्लियर स्पिन्स में, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है। तो इसीलिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में जो अप्लाई होता है 7.046 या 14.092, दैट मस्ट बी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड। तो इसीलिए इसमें एक सेंसिटिव कंट्रोलर भी होता है जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। और जो आपने ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दी है इसके लिए भी यहाँ पे एक कंट्रोलर होता है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स की जो आपको देनी है वो आपको एक ठीक रेंज की देनी है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी दे दी। तो ये जनरली एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फंक्शनिंग है। अब देखिए हम काफी चीजें
एनएमआर के साथ समझ चुके हैं, मतलब काफी टर्म से हम फेमिलियर हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं जो हमारा भी मेन फोकस रहेगा, क्योंकि आप देखिए हमको इंटरप्रेटेटिव एनएमआर पढ़ना है, तो हमारा भी जो मेन फोकस रहेगा ना आगे, मतलब हम क्या क्या चीजें समझने की कोशिश करेंगे, वो 4 चीजों पे जनरली हमारा ध्यान रहता है। एक तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, इंटरप्रेटेटिव एनएमआर मतलब हमको स्पेक्ट्रा की स्टडी करनी है ना, तो ये 4 चीजें सबसे ज्यादा मेन होंगी जिनकी मदद से हम स्पेक्ट्रा को समझ पाएंगे। पहली, नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल से हमको क्या पता चलता है कि कितने तरीके के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी चीज रहेगी लोकेशन, कि जो आपके सिग्नल्स आए हैं, लोकेशन ऑफ सिग्नल्स, उनकी जो आपकी सिग्नल्स आए उनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन से हमको क्या पता चलता है कि भाई अप फील्ड है, डाउन फील्ड है, या फिर वही शील्डेड है या डी शील्डेड है, ये हमको पता चलता है लोकेशन से, ठीक है। इसी से अभी हम आएंगे केमिकल शिफ्ट पे। आज वाले लेक्चर में मैं केमिकल शिफ्ट वाला पोर्शन कवर करूंगा, बट पहले ये 4 चीजें बता देता हूं। थर्ड जो चीज है वो है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। अगर आप 1H NMR के केस में देखें तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इसीलिए जरूरी है बिकॉज इससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी हमने जैसे लास्ट वाली वीडियो में जो एग्जांपल देखा था CH3 CH2 OH का, तो इसमें हमने देखा था कि 3 तरीके के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, CH3 CH2 OH। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं इसमें, लेकिन हमने क्या देखा था कि ये 3 एक जैसे हैं। ये मैंने डिटेल में नहीं बताया था क्यों एक जैसे हैं, ये तब बताऊंगा जब नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। ये 2 एक जैसे हैं, ये एक जैसा है, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे इसके स्पेक्ट्रा के 3, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स 3 मिलेंगे। फिर उसके बाद लोकेशन मतलब कौन सा अप फील्ड आएगा कौन सा डाउन फील्ड आएगा। अप फील्ड डाउन फील्ड कब यूज करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं CWNMR के वक्त। अप फील्ड डाउन फील्ड या फिर कौन सा ज्यादा शील्डेड है कौन सा कम शील्डेड है, उससे हमें लोकेशन से पता चलेगा। अब तीसरी चीज है इंटेंसिटी से हमको पता चलेगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो कैसे, और देखिए ये 3 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं, ये एक जैसा है, तो जो इनका सिग्नल आएगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसके जो सिग्नल की इंटेंसिटी की रेशियो होगी दैट विल बी 3:2:1। 3:2:1 से हम ये बता पाएंगे कि भाई 3 प्रोटॉन एक जैसे, 2 एक जैसे, एक जैसा। तो इससे हमको पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। और जो चौथी सबसे काम की चीज है वो है स्प्लिटिंग पैटर्न। मतलब जो आपका सिग्नल आता है ना, वो सिग्नल ऐसे आपका एक लाइन नहीं आता, ये सिग्नल स्प्लिट होके भी आता है। मतलब एक ही सिग्नल है बट आपका स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिटिंग पैटर्न से मतलब एक पर्टिकुलर सिग्नल के स्प्लिटिंग पैटर्न से हमको एडजेसेंट या फिर नेबरिंग कार्बन पे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और प्रोटॉन और NMR की बात कर रहे हैं। तो एडजेसेंट या नेबरिंग कार्बन पर कितने प्रोटॉन्स हैं, जो हमारा स्प्लिटिंग पैटर्न है वो हमको ये बताएगा कि नेबरिंग वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं। तो ये 4 चीजें हमको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है जब हम अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे। इन्हीं 4 चीजों पे बेसिकली हमारा पूरा इंटरप्रिटेशन डिपेंड करेगा। ये 4 चीजें अगर हमने सही पता लगा ली तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम NMR स्पेक्ट्रा से अपना स्ट्रक्चर बता पाएंगे। और भी एडिशनल हेल्प हमको दी जाती है कई बार, जैसे हमको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा दे देंगे, तो इंफ्रारेड से हमको कई बार फंक्शनल ग्रुप का आइडिया हो जाता है कि अच्छा इंफ्रारेड की जो रेंज है वो इसमें है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट है। पर NMR के अंदर ये 4 चीजें होंगी जिनका हमको मेन ध्यान रखना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं केमिकल शिफ्ट।
एक चीज अच्छा बोल रह गई ना, सॉल्वेंट की बात की थी। जो हमने अपना सैंपल लिया है वो सैंपल हमको सॉल्यूशन फॉर्म में लाना है। वैसे तो आपका जो कंपाउंड है वो भी लिक्विड हो ही सकता है, लेकिन सपोज सॉलिड है तो हमको बेसिकली सॉल्यूशन जो बनाना है उसके लिए हमको सॉल्वेंट चाहिए। अब आप देखेंगे जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे और हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी हम प्रोटॉन NMR की बात कर रहे हैं। तो आप कोई भी सॉल्वेंट लोगे, उस सॉल्वेंट के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा ही। जब भी आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हो और उसको आपने एक सॉल्वेंट में जिसमें डिसॉल्व किया है, उस सॉल्वेंट के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन होगा ही होगा। जैसे कि आप पॉपुलर सॉल्वेंट देखो, जैसे क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 हो गया, जैसे एथेनॉल हो गया, CH3CH2OH हो गया, फिर जैसे हेप्टेन हो गया, ईथर हो गया। मतलब आप कोई भी सॉल्वेंट की बात करोगे उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा ही। अब आपको इन्हीं सॉल्वेंट के अंदर अपने सैंपल को या अपने बनाए हुए कंपाउंड को डिसॉल्व करना है। अब आपको ये तो पता ही है कि जो भी आपका सॉल्वेंट होता है वो तो हमेशा हाई अमाउंट में ही होगा। जो सॉल्वेंट होगा वो तो हमेशा ज्यादा अमाउंट में ही होता है, इसीलिए सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन तो हमेशा हाई रहती है। सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन इज हाई। तो जब भी आप अपना NMR स्पेक्ट्रा, प्रोटॉन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करोगे, तो जो आपके सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन है उसका जो सिग्नल आएगा दैट विल बी वेरी वेरी हाई। मतलब उसके सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी, इतनी ज्यादा हाई होगी कि आपका जो सैंपल अंडर एनालिसिस है उसके अंदर के प्रोटॉन्स के जो आपको सिग्नल चाहिए वो आपको नॉइस दिखेंगे, नॉइस। क्योंकि आपका सॉल्वेंट ज्यादा कंसंट्रेशन में है। हमने ये देखा भी है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वही बेसिकली स्पेक्ट्रम में डोमिनेट करेगा। तो आपका सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन में, उसके अंदर भी वो चीज प्रेजेंट है प्रोटॉन जो आपका अंडर इन्वेस्टिगेशन वाला न्यूक्लियाई है। तो इसीलिए जो आपका स्पेक्ट्रा आएगा इसमें जो आपका रिक्वायर्ड सिग्नल है, जो आपका मेन सिग्नल है वो आपको नॉइस की तरह दिखेगा, और जो आपका सॉल्वेंट के प्रोटॉन का सिग्नल है वो आपका डोमिनेट कर जाएगा पूरे स्पेक्ट्रा पे। तो इसीलिए जो सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे उस सॉल्वेंट के अंदर प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो आपका सॉल्वेंट है दैट मस्ट बी इनर्ट। ये तो सबसे बेसिक कंडीशन है कि सॉल्वेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके सैंपल के साथ ही रिएक्ट कर ले, इनर्ट होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव, मतलब अगर आप देखें तो इनएक्सपेंसिव होगा तो अच्छा रहेगा, और वोलेटाइल होगा तो भी अच्छा रहेगा। क्यों? आपने NMR रिकॉर्ड करने के लिए सॉल्वेंट यूज किया, अब आपने उसमें सैंपल डाला है, तो आप चाहोगे कि बाद में आप अपना सैंपल रिकवर कर लो। तो रिकवर करना कब इजी होगा? जब आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल होने का मतलब है कि इजीली आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर पाओगे। तो इसीलिए ये थोड़ी बेसिक कंडीशंस है, इनर्ट, इनएक्सपेंसिव, वोलेटाइल। और सबसे जो मेन कंडीशन है कि उसके अंदर प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर प्रोटॉन है तो आपके स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ सॉल्वेंट का ही सिग्नल मिलेगा, आपके मेन कंपाउंड का सिग्नल आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसको डील करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट्स। वैसे जो CHCl3 है ना, दैट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट विच इज यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब मेजरली आपके जो कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन दिस क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट। तो इसीलिए जो सबसे फेमसली आप सुनेंगे ना ड्यूटेटेड सॉल्वेंट में CdCl3। CdCl3 बेसिकली CHCl3 की ड्यूटरेटेड फॉर्म है। इसमें आपने क्या किया है? 1H1 की जगह आपने 1H2 विच इज ड्यूट्रियम,
ड्यूट्रियम से आपने रिप्लेस कर दिया है। अब आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि भाई ड्यूट्रियम का भी तो आई नॉन जीरो है, ड्यूट्रियम भी तो आपका एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है एनएमआर एक्टिव है, बट इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है दैट इज इन द डिफरेंट रेंज देन एज कंपेयर टू 1H1। तो इसीलिए ड्यूट्रियम इज इफेक्टिवली साइलेंट इन द प्रोटॉन स्पेक्ट्रा। जब आप 1H1 वाले हाइड्रोजन के एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं और उसमें आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल यूज करेंगे जिसके अंदर ड्यूट्रियम प्रेजेंट है, तो ड्यूट्रियम विल नॉट शो इट्स सिग्नेचर इन द प्रोटॉन स्पेक्ट्रा। तो इसीलिए दिस विल बी इफेक्टिवली साइलेंट इन द स्पेक्ट्रा। तो सबसे ज्यादा जो हम सॉल्वेंट में जनरली यूज करते हैं दैट इज CdCl3 विच इज ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म। अब आप देखिए जो ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म जब हम बनाएंगे ना, तो उस समय हो सकता है कि 100% आपको प्योरिटी ना मिले, बट बात वही है, या तो हम CHCl3 यूज कर रहे थे 100%, तो अब तो हम बेटर कंडीशन नहीं है ना। मान लो आपको, देखिए ये भी थोड़ा डिपेंड करता है, अगर आप बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो उस समय आप CDCl3 ऐसा भी परचेज करेंगे जो बिल्कुल 100% प्योर होगा। अगर आपने केमिकल्स कभी परचेज किए हैं तो एक्चुअली प्योरिटी के बेसिस पे इनका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। बट सपोज आपको यहाँ पे 99.5% प्योरिटी वाला भी मिला और 0.5% सपोज उसमें आपका CHCl3 है, तो 0.5% इतना कम कंसेंट्रेशन है कि वो अगर आपका स्पेक्ट्रम में आ भी गया तो आप समझ पाओगे। और इसीलिए जनरली आप देखोगे जब भी CDCl3 का यूज होता है और सपोज उसमें रेजिडुअल अमाउंट ऑफ CHCl3 प्रेजेंट होता है, तो आपको स्पेक्ट्रम में उसकी पीक मिलती है। अभी देखिए उसकी पीक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, उसकी जो केमिकल शिफ्ट होती है वो 7.26 पे वो आपको मिलती है। तो कभी भी प्रोटॉन NMR में अगर आपको 7.26 के अराउंड कोई एक पीक मिलती है और आपने सॉल्वेंट अपना CDCl3 यूज किया था, तो हमको ये बात समझनी है। अभी मैं आऊंगा इस पे केमिकल शिफ्ट पे, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है 7.26, बट अभी तो आप सिर्फ सुन लीजिए कि 7.26 एक वो केमिकल शिफ्ट वाली पोजीशन है जहां पे CDCl3 में अगर रेजिडुअल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है तो वो आपको स्पेक्ट्रम में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल CHCl3। ठीक है, तो ये अभी हमने सॉल्वेंट का डिस्कस कर लिया। अभी जो हम अपना डिस्कशन है वो केमिकल शिफ्ट पे मूव करते हैं, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन की तरफ। तो अब हमको एक्चुअली में समझना है कि भाई जो हमको स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें अगर आप देखेंगे आपको हमेशा केमिकल शिफ्ट ही दिखेगा। और अभी तक हमने इतना डिस्कशन कर लिया है, पर अभी तक हमने केमिकल शिफ्ट की क्लैरिटी नहीं ली। तो केमिकल शिफ्ट है क्या, केमिकल शिफ्ट आया क्यों, जरूरत क्या पड़ी केमिकल शिफ्ट की? तो केमिकल शिफ्ट को एक तो देखो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब केमिकल शिफ्ट क्यों आया, आप देख रहे होंगे NMR में अभी तक हमने सबसे ज्यादा यही चीज पढ़ी है, मैं बता के भी थक गया, कि आपकी स्पिन स्टेट्स मतलब एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया जब आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपनी न्यूक्लियाई को रखा। अब बात ये है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस आपका क्रिएट हुआ है डेल्टा ई, दिस डिपेंड्स ऑन P नॉट, ये P नॉट पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप अपना P नॉट चेंज करोगे वैसे ही आपका ये एनर्जी गैप चेंज हो जाएगा। ये एनर्जी गैप चेंज होते ही आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपने दी है वो आपकी चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए एक ही कंपाउंड है, सपोज एक ही कंपाउंड है, सपोज एसीटोन है, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रा मैंने यहां पे रिकॉर्ड किया, सपोज इंडिया में रिकॉर्ड किया, और मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूज की वो सपोज 1 टेस्ला की। अब इसी सेम कंपाउंड का स्पेक्ट्रा किसी और देश में लिया गया या फिर इंडिया में भी किसी दो अलग अलग स्टेट्स में दो साइंटिस्ट ने इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा स्टडी किया, और उन दोनों की आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उनके यहाँ जो NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अवेलेबल है, एक ने यूज किया सपोज 1 टेस्ला स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे ने यूज किया 3 टेस्ला स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए दोनों ने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड यूज किया, तो उस बेसिस पर दोनों को अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो दोनों को अलग अलग मिलेगी। तो
एक ही कंपाउंड है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए हमको ये जरूरत पड़ी कि हम एक ऐसी यूनिट निकालें, मतलब एक ऐसी स्केल निकालें जिससे हम, एक ऐसी स्केल की हमको जरूरत है जिससे हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर पाए। मतलब डेटा के नॉर्मलाइजेशन के लिए केमिकल शिफ्ट की स्केल निकालनी पड़ी। फिर अब केमिकल शिफ्ट की जो स्केल है ना, अब उसको ऐसे तरीके से डिफाइन किया गया है कि दुनिया में कोई कहीं भी कितने भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे स्पेक्ट्रा ले, जो आपकी केमिकल शिफ्ट है वो आपकी हमेशा सेम ही आएगी। मतलब केमिकल शिफ्ट एक ऐसी स्केल है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी जब केमिकल शिफ्ट को कॉइन किया था टर्म को, उस समय भी बोला था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही ये है जिसकी वजह से केमिकल शिफ्ट की स्केल आई है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसीलिए क्योंकि जितना आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेट किया उसी के बेसिस पे हमने निकाला था ना, फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज आएगी या 600 मेगाहर्ट्ज आएगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो यही केमिकल शिफ्ट स्केल के ओरिजिन का मेन रीजन है। और अब इसको डिफाइन कैसे किया गया वो देख लेते हैं। अब देखिए, जब हमको केमिकल शिफ्ट को डिफाइन करना है ना, तो अब इसमें एक चीज और आएगी विच इज रेफरेंस। अब आप देखिए, जो भी अभी तक हमने, ये तो अभी तक हमने देखा नहीं एक्चुअल मॉलिक्यूल्स के ऊपर एनएमआर स्पेक्ट्रा कैसा रिकॉर्ड होता है। तो अब जब हम उनके ऊपर आ रहे हैं तो इसलिए हमने सॉल्वेंट की बात की है। और अब हम जो दूसरी मेन चीज की बात करेंगे वो है आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग एनएमआर स्पेक्ट्रा। अब ये क्या है? अब आप देखिए, आपने अपने मॉलिक्यूल का जो आपका अंडर स्टडी है, जो आपका सैंपल अंडर स्टडी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पे वो रेजोनेट करेगा, दैट मस्ट बी विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। मतलब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल गई, कुछ भी मिल गई। आप देखिए, जो जितनी भी हम चीजें पढ़ते हैं जनरली, वो सब एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होते हैं। जैसे अगर मेरी हाइट की भी बात की जाए, तो मेरी हाइट अगर 6 फीट है तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। मतलब जो हमने ग्राउंड को रेफरेंस माना है, तो उस रेस्पेक्ट में मेरी हाइट 6 फीट है। अगर मैं 1 फीट के स्टूल पे खड़ा हो जाऊंगा तो उस समय मेरी हाइट 7 फीट हो जाएगी। तो जितनी भी चीजें हम बेसिकली पढ़ते हैं, दे आर विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब उनका एक रेफरेंस है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हम पढ़ते हैं कि हमारा रेफरेंस क्या है, कि कोई चीज है, अगर ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठे हुए लोगों के लिए अगर चलती हुई ट्रेन भी है तो अंदर बैठे लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ही हैं। लेकिन अगर बाहर कोई खड़ा होकर चलती हुई ट्रेन को देख रहा है तो उसके लिए जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, दे आर इन मोशन। तो इसीलिए रेफरेंस के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। तो सिमिलरली जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो जो भी हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल रही है, उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एब्सोल्यूट लेवल में एज सच कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर हमको उसको यूनिवर्सली पढ़ना है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना है किसी चीज को, ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए, नॉर्मलाइज कर पाए, तो उसके लिए जैसे हमने केमिकल शिफ्ट डिफाइन किया, वैसे हमको एक रेफरेंस की भी जरूरत है। तो सिमिलरली एनएमआर में भी एक रेफरेंस यूज होता है। और वो रेफरेंस, अभी देखिए, वैसे तो रेफरेंस अलग अलग है, मतलब जो भी आपका न्यूक्लियाई अंडर स्टडी होगा उसके बेसिस पर आपका रेफरेंस चेंज होता जाएगा। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हैं कि एक्टिव न्यूक्लियाइज जो हैं उनके लिए कौन सा रेफरेंस यूज किया जाता है। बट यहाँ पे अभी मैं आपको किसका बता रहा हूँ, जनरली हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो प्रोटॉन एनएमआर का और कार्बन का एनएमआर पे रहेगा। तो इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए जो हमारा रेफरेंस रहता है, दैट इज TMS। TMS इज टेट्रामिथाइल सिलेन। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यही बेसिकली रेफरेंस हमने क्यों चुना है, वो आपको अभी समझ आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, सिलिकॉन है
और इसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो सिलिकॉन है यहाँ पे बेसिकली इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल, और ये चारों मिथाइल ग्रुप्स पे जो हाइड्रोजन है ना, कितना हाइड्रोजन हो गए टोटल 12 हाइड्रोजन हो गए। ये 12 के 12 हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे वो वाली चीज भी क्लियर कर देता हूँ, इससे हमको नंबर ऑफ सिग्नल्स जब हम देखेंगे उसमें भी हेल्प मिलेगी। सेम एनवायरनमेंट में होने का मतलब क्या होता है कि दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि भाई हमारे प्रोटॉन्स हैं उनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है या सेम है, तो अभी हम यहाँ बोल रहे हैं ना सेम है, तो इसका मतलब उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो यूज किया जाती है केमिकल इक्विवेलेंस। दीज ऑल 12 protons present in tetramethyl they are chemically equivalent। अब आप देखिए केमिकली इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज जो ये बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो मतलब जो सिलिकॉन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट हो रहा है। जो इसकी रोटेशन है उस रोटेशन की वजह से जो एनवायरनमेंट हमारे प्रोटॉन्स फील करते हैं वो सेम रहता है। मतलब एनएमआर का एक रिकॉर्डिंग टाइम है, मतलब एक एनएमआर का टाइम है जिसमें वो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता है, और एक इनका घूमने का टाइम है। दे आर नॉन रिजिड, मतलब दे आर प्रेजेंट इन नॉन रिजिड एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम ऐसे बात करें, यहां पे क्या है, ये मैंने यहां पे एल्कीन बनाई है, तो इसमें क्या है पाई बॉन्ड की वजह से रिजिडिटी आ जाती है। मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूल है ना रिजिड है, यहाँ पे आपके ये हाइड्रोजन फ्रीली रोटेट नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है ये अलग एनवायरनमेंट में है, ये हाइड्रोजन अलग एनवायरनमेंट में है, ये हाइड्रोजन अलग एनवायरनमेंट में है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं है, रिजिड है। तो आप देखेंगे इसके यहाँ पे Cl है, इसके यहाँ पे H है, इसके यहाँ पे H है, इसके यहाँ पे H है, इसके ट्रांस में Cl है, तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है तीनों हाइड्रोजन का अलग है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट करता है, नॉन रिजिड सिस्टम है, जिसकी वजह से और जो इनका टाइम है ना जिसमें रोटेट कर रहे हैं दैट इज वेरी मच फास्टर देन द टाइम स्केल इन विच एनएमआर स्पेक्ट्रा इज रिकॉर्डेड। तो इसीलिए इसका जो फ्री रोटेशन है ना, उस फ्री रोटेशन की वजह से जो एक सिमिलर टाइप का एनवायरनमेंट हमारे प्रोटॉन्स फील कर रहे हैं वो चीज एनएमआर स्पेक्ट्रा डिटेक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज उसका जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो इससे काफी ज्यादा स्लो है। तो इसीलिए ये फ्री रोटेशन होने की वजह से ये जो आपके 12 के 12 यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं वो सेम एनवायरनमेंट फील करते हैं। बाकी इसको हम डिटेल में जब नंबर ऑफ सिग्नल्स पढ़ेंगे ना उस समय भी एक बार ये वाली चीज में डिस्कस करूंगा, बट आप यहाँ पे समझ लीजिए कि टेट्रामेथाइलसिलेन में जो आपके 12 के 12 हाइड्रोजन हैं वो आपके केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो मतलब 12 के 12 हाइड्रोजन का आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो रेफरेंस हुआ हमारा TMS। और सिमिलरली यही चीज इसमें यहाँ पे कार्बन के लिए एक तरीके का ही यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, तो एक ही सिग्नल आपको जब आप कार्बन वाला एनएमआर रिकॉर्ड करोगे तो उसमें एक ही सिग्नल मिलेगा। तो TMS एक ऐसा रेफरेंस है जो बेसिकली आपका 1H NMR 13C NMR दोनों में यूज होता है। सिमिलरली रेफरेंस के लिए भी वही चीज है कि एक तो देखो इनर्ट होना चाहिए कि सैंपल के साथ ना रिएक्ट कर ले। मतलब ये जो रेफरेंस है ना, ये भी जब आप अपना NMR के लिए उस ग्लास ट्यूब में सैंपल प्रिपेयर करते हो उस समय बेसिकली रेफरेंस थोड़ा सा आपका डाला जाता है। तो ये भी इनर्ट होना चाहिए, वही वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल क्यों? क्योंकि आपने बेसिकली एक ऐसी अननोन फॉरेन चीज डाल दी अपने सैंपल में, तो अगर आपको अपना सैंपल रिकवर करना है तो आपको इसको हटाना है, तो इसलिए आप चाहोगे कि ये आप बाद में इसको इवेपोरेट कर दो, हटा दो अपने सैंपल से। तो इसलिए इनर्ट होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। अब आप देखिए हमने टेट्रामेथाइलसिलेन ही क्यों यूज किया। अब यही चीज बेसिकली हमको केमिकल शिफ्ट से यहाँ पे कंपेयर करेगी। अब आप देखिए जो टेट्रामेथाइलसिलेन है ना, उसमें जो आपका सिलिकॉन मतलब जो आपके CH3 है
अब देखिए ये जो आपके प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हैं जो सिलिकॉन से अटैच्ड है, और सिलिकॉन एक ऐसा एटम या एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। कार्बन की अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में देखें तो लगभग यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, और सिलिकॉन की है यहाँ पे 1.8। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन के पास ही रहेगी। तो अगर आप देखेंगे मेजरली, मतलब ये बात मैं मेजरली कर रहा हूँ, मतलब रेयरली आपको ऐसा केस देखने मिलेगा। मेजरली जब भी आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो आपके प्रोटॉन्स है ना, ये प्रोटॉन्स इस टेट्रामेथाइल सिलेन के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर लेस शील्डेड होंगे। मतलब आप देखिए यहाँ पे सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के अंदर ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ के जो प्रोटॉन्स है ना, दे आर मोर इलेक्ट्रॉन डेंस, मतलब यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इससे अलग जितने भी आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टडी करोगे, जो भी आप सैंपल प्रिपेयर करके उनका एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करोगे, उनके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे ना, वो इसके कंपैरिजन में कम ही शील्डेड होंगे, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ के कंपैरिजन में कम ही होगी। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे रेफरेंस में यूज करते हैं, और हमने भाई क्या बोल दिया है कि इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो 0 है। ठीक है, मतलब जो इसकी जो पोजीशन है स्पेक्ट्रा में वो हमने 0 पे डिफाइन कर दिया, जैसे रेफरेंस की हम करते हैं। तो अब इसके रेस्पेक्ट में हमको जो भी सिग्नल मिलेगा, अब आपको मैं ये भी बता देता हूं, जो आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलता है ना, उसमें यहाँ पे जो देखो यहाँ पे तो इंटेंसिटी हो गई y एक्सिस पे, x एक्सिस पे होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वैसे लेफ्ट की तरफ बढ़ती है, मतलब लेफ्ट की तरफ आपको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपकी 0 है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ हर्ट्ज में बात करें तो ये 0 हो गई, फिर जैसे यहाँ पे 100 हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई, 400 हो गई। जैसे जैसे आप लेफ्ट में बढ़ रहे हैं ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो हमने ट्राइमिथाइल सिलेन के लिए क्या बोल दिया है कि भाई इसका जो सिग्नल आएगा वो यहाँ पे आएगा 0 हर्ट्ज पे। ठीक है, तो ये हमने ऐसे टेट्रा मिथाइल सिलेन को रेफरेंस डिफाइन किया है। दोनों के लिए सेम रेफरेंस है, कार्बन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी हमने इसकी वैल्यू 0 डिफाइन कर दी है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे प्रोटॉन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं, इस टीएमएस के कंपैरिजन में दे आर लेस शील्डेड। तो लेस शील्डेड होने का मतलब क्या है, दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से डेल्टा ई ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो भी सिग्नल्स आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के आएंगे वो लेफ्ट में ही आएंगे, मतलब यहाँ पे ही आपको टीएमएस के लेफ्ट में मिलेगा जितने भी सिग्नल आपको मिलेंगे, और इन्हीं को हम बेसिकली बोलते हैं डाउन फील्ड। तो लेफ्ट में डाउन फील्ड बोलते हैं, राइट में अप फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पोजीशन समझ में आ गई होगी कि टीएमएस की पोजीशन हमने स्पेक्ट्रा पे 0 हर्ट्ज पे डिफाइन कर दी है। अब जाके ये सब अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम समझ सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या है। तो केमिकल शिफ्ट को कैसे डिफाइन किया गया, देखिए हमको एक ऐसा पैरामीटर डिजाइन करना था जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के डिपेंड ना करे। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके जो हमारी स्केल थी वो नॉर्मलाइज हो गई। तो इसीलिए जो केमिकल शिफ्ट है डेल्टा में, जिसको हमने डिफाइन किया, हमने क्या बोला कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमको सैंपल की मिलेगी। अब आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे। जैसे आपका ये स्पेक्ट्रा है, इस स्पेक्ट्रा में यहाँ पे तो आपका ये टीएमएस आ गया 0 हर्ट्ज पे। ठीक है, और सपोज जो आपका सैंपल का सिग्नल आया, सपोज यहाँ पे आया, वो आया आपका 100 हर्ट्ज पे। ठीक है, 100 हर्ट्ज पे आया आपका सिग्नल। तो डेल्टा इज डिफाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस, और ये तो दोनों हर्ट्ज पे, डिवाइडेड बाय
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, एनएमआर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो इन मेगाहर्ट्ज। वैसे देखिए इसका भी रीजन है कि ये दोनों हर्ट्ज में क्यों है, ये मेगाहर्ट्ज में क्यों है। देखिए हमने क्या बात की थी, जब हमने बी इफेक्टिव की बात की थी ना, कि बी इफेक्टिव, ये वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट उस समय में भी आपको अंडरस्टैंडिंग ना आई हो, मेरे उस समय बोलेगी, अब आ जाएगी। बी इफेक्टिव इज बी नॉट माइनस बी शील्डिंग या बी लोकल, मतलब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जनरेट हुआ है, जो अपोज कर रहा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखिए जो आपका बी नॉट है ना, इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा है, मतलब ये जिस ऑर्डर में है, और ये जो शील्डिंग का ऑर्डर है ये बहुत ही कम है। मतलब जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, वो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्टिवनेस कम तो हो रही है, बट वो काफी कम ऑर्डर में हो रही है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, लोकल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है दैट इज वेरी 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 लेस। तो इसीलिए जो आपका डेल्टा ई का गैप है ना, मतलब देखिए अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से अलग अलग डेल्टा ई का गैप तो क्रिएट हुआ, पर जो वो डेल्टा ई में जो गैप जिस ऑर्डर में क्रिएट हुआ है ना, वो हर्ट्ज में ही है। मतलब एक सिग्नल जैसे आपको यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज पे मिल गया, तो दूसरा अलग केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से 150 हर्ट्ज पे ही मिल गया। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मिला 100 हर्ट्ज पे और दूसरा मिल रहा है 3000 हर्ट्ज पे, इतना ज्यादा डिफरेंस प्रोटॉन एनएमआर में नहीं है। मतलब जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से आपका बी इफेक्टिव में चेंज आया है, उस चेंज का जो ऑर्डर है वो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बहुत ही कम रेंज में है, हर्ट्ज में है। तो ये 100 है, 150, 200, ऐसा नहीं है कि 100 से 300 हर्ट्ज पहुंच गया केमिकल एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। तो इसीलिए ऊपर जो ये डिफरेंस है ये आप हर्ट्ज में देखोगे, और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो जो हमने कैलकुलेट की थी, तो वो तो हमारी मेगाहर्ट्ज के ऑर्डर में आई थी, 300 मेगाहर्ट्ज, 600 मेगाहर्ट्ज, 7500 मेगाहर्ट्ज। तो अब आप क्या बोल सकते हो, सपोज आपका एक ही सिग्नल आया, मतलब उस सैंपल में आपका एक ही तरीके का सपोज हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उसका एक सिग्नल आया 100 हर्ट्ज पे, तो डेल्टा विल बी 100 माइनस 0, टीएमएस का तो आपने 0 पे डिफाइन कर दिया है, डिवाइड बाय सपोज जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है सपोज 75 मेगाहर्ट्ज है, 75, तो ये आपको हो जाएगा 100 बाई 75, 4/3 विच इज 1.33। तो जो आपकी, अब आप देखिए ये था आपका मेगाहर्ट्ज में, तो यहाँ पे 10⁶ है इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपकी जो केमिकल शिफ्ट आई वो आई 1.33 इंटू 10⁻⁶। अब आप देखिए इसके साथ डील करना फिजिबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम ऑर्डर की है, 1.33 इंटू 10⁻⁶। कब तक हम इस 10⁻⁶ को कैरी करते। तो इसीलिए जब केमिकल शिफ्ट को डिफाइन किया गया तो क्या किया गया, इसको पीपीएम में डिफाइन किया गया, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए ये पीपीएम आपका यही सिग्निफाई कर रहा है कि केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से जो आपके प्रोटॉन्स को बी इफेक्टिव फील हो रहा है वो अलग अलग तो हुआ, बट जो वो डिफरेंस आया ना दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। ये पीपीएम लाना हमको यही सिग्निफाई कर रहा है कि जो बी शील्डिंग या फिर बी लोकल की वजह से प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट अलग हुआ है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये आपका 1.33 into 10⁻⁶ आया। तो इसको मोर कंफर्टेबल बनाने के लिए, मोर यूजेबल बनाने के लिए आप इसमें 10⁶ की ही मल्टीप्लाई कर दो, एक 1 मिलियन इज 10⁶, तो ये आपका बन जाएगा 1.33, और तब हमने इसको बोलना शुरू कर दिया पीपीएम। तो इसीलिए जो केमिकल शिफ्ट होती है उसको जब, वैसे तो देखो ये यूनिटलेस ही है क्योंकि रेशो ही तो है ना फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी की, तो इसीलिए केमिकल शिफ्ट की एज सच कोई यूनिट नहीं है। मतलब ये जो स्केल है ये स्केल एज सच यूनिटलेस ही है, लेकिन ये पीपीएम इसलिए लाना पड़ा ताकि यूजेबल कंडीशन में हमारा केमिकल शिफ्ट आ जाए। तो इसलिए केमिकल शिफ्ट की जो स्केल है वो पीपीएम में डिफाइंड होती है। वैसे देखा जाए तो एक यूनिटलेस ही क्वांटिटी है,
तो 1.33 आपकी केमिकल शिफ्ट आ गई। मतलब आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे 1.33 ppm, हमेशा जब भी आपको ऐसे डेल्टा दिया जाएगा तो ऐसे ही लिखा होगा 1.33। तो 1.33 वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जब हमने उसको ppm पार्ट्स पर मिलियन में डिफाइन किया है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि केमिकल शिफ्ट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो आप अभी जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोटॉन एनएमआर है, प्रोटॉन एनएमआर में जो आपको केमिकल शिफ्ट की रेंज देखने मिलेगी ना, आप देखिए हमारे पास इतने सारे डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितनों का भी हमने आज तक और प्रोटॉन एनएमआर स्टडी किया है, हमको जो केमिकल शिफ्ट की जो रेंज मिली है वो डेल्टा 15 से -35 तक मिली है। अब आप देखिए ऐसे भी हैं जो टीएमएस से नीचे नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब जीरो से राइट साइड में, जीरो से जो हमारा टीएमएस का रेफरेंस है उसे राइट साइड में कुछ प्रोटॉन्स का सिग्नल मिला है। तो ऐसे भी प्रोटॉन्स की हम स्टडी करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे कि ऐसा जनरली कब होता है कि हमको टीएमएस के राइट में कुछ प्रोटॉन्स का सिग्नल मिलता है, बट ऐसे प्रोटॉन्स हैं। तो जनरली जो प्रोटॉन एनएमआर में हमको रेंज मिली है केमिकल शिफ्ट की वो +15 से लेके -35 तक मिली है। पर देखिए ये रेंज कोई रिजिड रेंज नहीं है। हम क्या है, एज अ केमिस्ट, एज एक्सपेरिमेंटलिस्ट, कोई भी कभी भी दुनिया में एक ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन हो सकता है जिसमें हमको एब्रप्टली प्रोटॉन एनएमआर में -50 मिल जाए। सो वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू एनी पॉसिबिलिटी, बट अभी तक हमने 15 से -35 का ही देखा है, पर -40 भी मिल गया तो उस मॉलिक्यूल को फिर अलग से स्टडी करना होगा कि ऐसा उसमें क्या खास हो रहा है कि -40 तक पहुंच गया। ठीक है, और जब हम कार्बन 13C एनएमआर पढ़ेंगे उसमें भी रेफरेंस हमारा टीएमएस ही है। उसमें जो जनरली हमको रेंज देखने मिलती है वो +250 से -50 ppm, मतलब उसमें जो हमारी केमिकल शिफ्ट की रेंज रहती है वो 250 से -50 तक हमने स्टडी की है। तो केमिकल शिफ्ट का आई होप मेन यूज यही है कि दिस स्केल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए जब हम आगे स्टडी करेंगे ना तब मैं आपको वो वाली चीज भी समझाऊंगा। मैंने आपको पहली वीडियोस में ये वाली चीज बोली है कि जब हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना 75 मेगाहर्ट्ज से 300 से 600, तो हमारे रिजोल्यूशन बढ़ता है। तो वो चीज भी हम देखेंगे कि रिजोल्यूशन कैसे बढ़ा, और केमिकल शिफ्ट सेम रहेगी। ये चीज भी जब हम आगे डिस्कस करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि केमिकल शिफ्ट कैसे चेंज रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पे 1.33 आया, अब मैं आपको एक रैंडम ऐसे ही बता देता हूँ, केमिकल शिफ्ट सेम रहेगी, ये बात पक्की है, पर एक्सपेरिमेंटली हमको ये कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हमारी इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 75 मेगाहर्ट्ज थी, सपोज आपने यही पर्टिकुलर सैंपल 300 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा, 300 × 10⁶ वाले में रखा, तो क्या होगा, रेफरेंस तो आपका अभी भी जीरो पे ही आएगा, चाहे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। टीएमएस का जो रेफरेंस है वो तो जीरो पे डिफाइन हो गया है। इस समय जो आपको आपके सैंपल के प्रोटॉन का सिग्नल मिलेगा ना वो 100 मेगाहर्ट्ज पे नहीं मिलेगा, वो 400 पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा ही 400 पे। तो उस समय आपकी जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 400 - 0 / 300, ये तो हटा दीजिए। तो इस समय भी आपका क्या हो गया 4/3। तो आप देख सकते हैं अगर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी चेंज भी करी तो भी आपकी जो केमिकल शिफ्ट रही वो 4/3 ही रही। तो ये इसीलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्केल है केमिकल शिफ्ट वाली स्केल, इसको इसी मेथड से यूज किया जाता है। तो केमिकल शिफ्ट इज इन ppm जब आप उसको बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल, मतलब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन जिस पे आपको सैंपल वाला प्रोटॉन है, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS which is by default 0 taken for a reference divided by the operating frequency in megahertz, उसको आपको पुट करना है। तो जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो आपकी उस पर्टिकुलर प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट होगी। So that's all for this video. In the next video we will be seeing many more things and we will proceed our discussion further. So thank you so much for watching this video.